हेलो कमांडो, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज टिश्यू। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया और हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और एनिमल टिश्यू में हम लोग ने डिस्कस किया क्या कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस किया। और लास्ट क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोग ने देखा कि उसका जो मैट्रिक्स रहता है दैट आर फ्लूइड इन नेचर, और उसको एक स्पेशल नाम दिया गया था दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा। और प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बात बोला था कि ये जो प्लाज्मा रहता है जो कि मैट्रिक्स है, और प्लाज्मा के अंदर में क्या रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहते हैं। तो आज हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टिश्यू के बारे में दैट इज नर्वस टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो हम लोग क्या बोले थे कि दिस प्लाज्मा कंटेन्स डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट सेल्स कौन कौन सा? पहला बोले थे आरबीसी, और आरबीसी का दूसरा नाम क्या बोले थे? एरिथ्रोसाइट बोले थे। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट्स। और वहीं पर जो थर्ड टाइप का सेल्स होता है जिसको हम लोग प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोले थे क्या चीज कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। आरबीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स बोलते हैं। दिस आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट। ये याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट्स इसको बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी शेप की बात करते हैं आरबीसी, तो आरबीसी कैसा शेप का होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर एंड बाई कनकेव नेचर का होता है, बाई कनकेव, कनकेव। अब ये बाई कनकेव कैसा होता है? कनकेव का मतलब क्या हुआ? ये वाला पोर्शन को हम लोग कनकेव एरिया बोलते हैं। और बाई का मतलब क्या हुआ? दो साइड से ये कनकेव है, तो ये एक तरफ से भी कनकेव हो गया, दूसरे तरफ से भी कनकेव हो गया। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई कनकेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और साइड से कैसा देखने में लगेगा? ये साइड से कैसा देखने में बाई कनकेव लग रहा है, और ऊपर से देखेंगे तो डिस्क शेप का नजर आएगा। बाई कनकेव किस तरफ से लगेगा? फ्रॉम साइड्स, फ्रॉम साइड्स। और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से देखेंगे तो डिस्क लाइक शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं क्या कि आरबीसी का एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर्स है, क्या चीज की इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब डू नॉट कंटेन्स न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस नहीं होने के कारण ही इसका शेप डिस्टॉर्ट होता है और बाई कनकेव नेचर का हो जाता है। तो अब सोचिएगा कि ये आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो आरबीसी को कंट्रोल कैसे करता है? तो देखिए, सबसे पहले जब ये मैच्योर, यहाँ पर डू नॉट कंटेन्स न्यूक्लियस, यहाँ पर लिख सकते हैं मैच्योर फॉर्म में। जब ये पूरा मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लेकिन जब आरबीसी नया नया बनता है उस समय इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर करेगा उसमें से न्यूक्लियस हट जाएगा। क्यों न्यूक्लियस हटेगा? तो इसको, आरबीसी को एक स्पेशल काम करना है। हम लोग कल बात किए थे कि आरबीसी हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, इसीलिए इसमें एक नया मॉलिक्यूल्स इंसर्ट होता है, एक नया मॉलिक्यूल्स पिगमेंट्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसी हेमोग्लोबिन के प्रेजेंट रहने के कारण इसका कलर रेड कलर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आरबीसी दिस आरबीसी कंटेन्स contains a red color pigment called hemoglobin, hemoglobin।
और इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो एच स्मॉल बी लिखते हैं, हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये एक हेमोग्लोबिन, अब ये हेमोग्लोबिन क्या है, तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक मिलकर बना हुआ है हेम, हेम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन, यहाँ जो ग्लोबिन है एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ऐसा प्रोटीन जिसके सेंटर में आयरन प्रेजेंट रहता हो। अगर इस हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये दो फर्दर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, दो अल्फा मॉलिक्यूल्स, दो बीटा मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है तो ये चार इस तरीके से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये आपस में सब जुड़े हुए रहते हैं और सेंटर में आयरन से सब जुड़े हुए रहेंगे। इस तरीके का ये ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा और ये बीटा। तो इस तरीके से चार मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं। तो दिस हेमोग्लोबिन विल कैरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और ये कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेंगे, तो ये फोर, एक हेमोग्लोबिन फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कैरी करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या जानते हैं कि आरबीसी हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो और इसी के रेड कलर पिगमेंट्स होने के कारण इसका रेड अपीयरेंस होता है, इसी के कारण आरबीसी का कलर कैसा लगता है, रेड कलर का लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी संख्या की अगर बात किया जाए, इसका नंबर्स कितने नंबर्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो ये प्रेजेंट रहते हैं लार्ज नंबर में। इट इज आरबीसी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। कितना लार्ज नंबर, कितना लार्ज नंबर। ठीक है, तो ये वेरी करता है कितना, तो ये 4.5 टू 5 मिलियन। ठीक है, मिलियन पर क्यूबिक एम एम, यानी 1 mm पर क्यूबिक mm ब्लड में हम लोग को 4.5 टू 5 मिलियन आरबीसी देखने को मिलता है। और इसका काम क्या बताया था कल, कि दिस विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सम CO2, यही बात डिस्कस किया था। चलिए अब अगर इसकी डेथ की बात करते हैं, कितने दिन तक सरवाइव करता है आरबीसी, तो आरबीसी विल सरवाइव, या लाइफ स्पैन हम लोग बात कर लेते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। 120 दिन में ये मर जाते हैं। मरते कहाँ है, इसकी डेथ कहाँ होती है, तो डेथ इन स्प्लीन। स्प्लीन एक ऑर्गन है। ठीक है, ये एक ऑर्गन है जो कि हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो स्प्लीन में मर जाता है। इसलिए स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मरने का स्थान कहाँ पर है, तो स्प्लीन में है, और इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड दी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका शेप कैसा होता है, तो इरेगुलर इन शेप होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, इरेगुलर इन शेप मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। ये अमीबा की तरह किसी भी शेप में अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, और क्या है, यहाँ व्हाइट है, मतलब कि दिस इज कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, अब कलरलेस क्यों है, मतलब इसमें हेमोग्लोबिन, शॉर्ट में लिखते हैं हेमोग्लोबिन इज एब्सेंट, इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसका कलर व्हाइट कलर का है। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस रहता है, इट हैव द न्यूक्लियस। जैसे कि हम लोग आरबीसी में देख रहे थे न्यूक्लियस नहीं रहता, बट इसके पास न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, आरबीसी की अगर डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या के नंबर्स की बात करते हैं तो ये हम लोग के आरबीसी से बहुत ही कम रहते हैं। तो नंबर की अगर बात करते हैं तो नंबर वेरीज फ्रॉम कुछ हजार से लेकर, यानी 7,000 टू 10,000 पर क्यूबिक mm प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द डिजीज। जैसे कल हम लोग बात किए थे कि अगेंस्ट इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज,
कैसे? तो ये हम लोग में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप की बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप का होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, और दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, अब ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या हुआ? वैसा डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी है वो ग्रैन्यूल्स। अब ये ग्रैन्यूल्स किस चीज का रहेगा? तो ग्रैन्यूल्स दाना प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसका न्यूक्लियस ही ढेर सारा लोब में डिवाइड हो जाएगा, जिसके कारण उसमें ग्रैन्यूल्स एक दाना जैसा स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। और ए ग्रैनुलो का मतलब क्या हुआ? ए फॉर एब्सेंट, मतलब इसमें डू नॉट, ए ग्रैनुलोसाइट्स डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स। ठीक है, चलिए अब ये ग्रैनुलोसाइट्स की बात करते हैं, तो ग्रैनुलोसाइट्स अपने आप में तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सिंपली हम नाम लिखकर छोड़ देंगे। बैसोफिल्स, क्योंकि जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़ लिया आप। सी न्यूट्रोफिल्स, ये तीन टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये तीन टाइप का होता है। ठीक इसी तरीके से ए ग्रैनुलोसाइट्स में भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और हम लोग कल लिम्फोसाइट का जिक्र किए थे। लिम्फोसाइट क्या बोले थे? कि लिम्फोसाइट दैट इज प्रेजेंट इन द लिम्फ एंड दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो जो हम लोग के शरीर में, हम लोग के बॉडी में जो मेजर डिफेंस की तरह काम करता है, अगर कोई पैथोजेंस, पैथोजेंस किसको बोले? जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे बॉडी में इंटर किया, उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कौन करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। तो दिस lymphocyte forms antibody, यही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और जिससे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग बना हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे टाइप का, सिंपली नाम याद रखिएगा, अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो और थोड़ा हमको बताना पड़ेगा, तो और डिटेल में चले जाएंगे, उतना आपको समझने के लिए अभी नहीं है, वो 10th में और 12th में समझना है। चलिए, तो हम लोग इतना बात कर लिए। अब हम लोग तीसरे टाइप के जो सेल्स की बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड दी ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो ब्लड प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। अब ये ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो हम लोग कल बात किए थे कि ब्लड प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद और क्या इसकी प्रॉपर्टी है? तो ब्लड प्लेट्स बहुत ही छोटे किस्म के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। ठीक है, उसके बाद ये कलरलेस है, कलरलेस। ठीक, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हमारे आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं रहता है। डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, कंटेन न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी संख्या की, तो ये लगभग आरबीसी से ज्यादा, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा रहता है, बट आरबीसी से कम रहता है। नंबर इज अराउंड 2.5 lakh पर क्यूबिक एम एल। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? तो दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये याद रखिएगा कि ये अगर नहीं प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, और अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया बोलते हैं। तो उस हीमोफीलिया की कंडीशन में अगर आपका बॉडी किसी तरीके से
लेट सपोज मान लीजिए कोई पिन ही चुभा दिया, तो उस पिन चुभने से वहां से ब्लड बाहर निकलना शुरू होगा और वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस बाहर निकलना शुरू कर जाएगा अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेंगे तो वो लगातार बाहर निकलना शुरू होगा और अल्टीमेटली आपकी हो जाएगी डेथ। ठीक है, तो इस तरीके का। अब ये अगर बोलिए कि ऐसा भी कभी होता है क्या, तो हाँ होता है। विक्टोरिया, जो रानी विक्टोरिया है, उसके केस में उसके फैमिली हिस्ट्री में हेमोफीलिया है, और उस केस में जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो ज्यादा 20 साल से ज्यादा तक कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है कभी सेविंग करने के दौरान कट गया, चाहे कभी दौड़ भाग करने के दौरान कुछ कट फट गया, जिसके कारण ब्लीडिंग रुक ही नहीं पाता है, कॉन्टिन्यूस ब्लीड करते रहता है, कॉन्टिन्यूस ब्लड बाहर निकलते रहता है और अल्टीमेटली हो जाती है डेथ। ठीक है, तो वहां पर जो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया है, उसके फैमिली में हेमोफिलिक हिस्ट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोलिएगा कि इतने सारे पैसे हैं उसके पास, क्यों नहीं है उसको ठीक कर पाया। ये ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिस इज ए जेनेटिक डिजीज। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। अब जो हम लोग को इस चैप्टर में सबसे लास्ट टिश्यू पढ़ना है, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू में हम लोग क्या बोले थे कि दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द इंफॉर्मेशन, और डिफरेंट सारे ऑर्गन्स और टिश्यू को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू किस चीज से बना हुआ है, तो दिस इज मेड अप ऑफ millions of specialized cells called nerve cell, और जिसको हम लोग जानते हैं न्यूरॉन्स से मिलकर नर्वस टिश्यू बना हुआ है। ठीक है, अब ये अगर नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, तो नर्वस टिश्यू ही हमारा क्या काम करता है, पूरे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो नर्वस टिश्यू फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो CNS लिखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में PNS लिखते हैं। एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग ANS लिखते हैं। यानी यही जो हमारा नर्वस टिश्यू है ब्रेन का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज आता है, दो चीज आता है। क्या क्या चीज, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड्स। अगर ब्रेन नहीं तो हम लोग कुछ नहीं, क्योंकि सारा कुछ प्रोसेसिंग करने का काम ब्रेन ही करता है, और इंफॉर्मेशन जो भी ले जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और हम लोग को रिएक्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है, तो अब इस टिश्यू की, इस सेल्स की बात करते हैं, न्यूरॉन्स के सेल्स की बात करते हैं, तो दो बेसिक प्रॉपर्टी इसके पास क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये हम लोग इसको नर्वस टिश्यू कंडक्शन के लिए हेल्प करता है। पहला क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तो ये एक्साइट हो जाता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं टू गेट एक्साइटेड ऑन स्टिमुलेशन। कोई भी इसको इम्पल्स दिया जाए या कोई भी कुछ डिस्टरबेंस हो जाए तो तुरंत ये एक्साइट हो जाएगा और इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाने का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो दूसरा काम क्या हो गया, दूसरा काम इधर से उधर मैसेज का पहुंचाना, मतलब कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, टू
conduct nerve impulse like a wave। ठीक है, तो जैसे हम एक्साइटेबिलिटी में क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको कोई पिन चुभाया, ठीक है, जैसे ही आपको कोई पिंच किया तो वहां पर का जो न्यूरॉन सेल्स रहता है वो एक्साइटेशन लेवल में आ जाता है, एक्साइट हो जाता है, तो वो आपको सेंस किया और उस इंफॉर्मेशन को जैसे ही पिंच हुआ उस इंफॉर्मेशन को तुरंत ब्रेन तक कंडक्ट करवा दिया कि ताकि अब ब्रेन प्रोसेस करेगा। करना क्या है, वो हाथ को हटाना है कि वैसे ही छोड़ देना है, वो ब्रेन को प्रोसेसिंग करने के लिए कंडक्ट कर देगा, भेज देगा इंफॉर्मेशन। अब ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, ब्रेन प्रोसेस करने के बाद अब ब्रेन प्रोसेस करेगा मतलब ब्रेन में भी न्यूरॉन्स ही हैं, तो वहां पर क्या होगा कि सोचेगा कि नहीं उसको हटाना चाहिए, उस हाथ को हटाना चाहिए, नहीं तो अभी पिन चुभा रहा है, हो सकता है बाद में काट दिया जाए तो क्या करेगा, ब्रेन प्रोसेस करके फिर से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा वो हाथ के मसल्स तक और उसको वहां से हाथ को रिट्रेस बैक करवा देगा, हाथ को खींचने के लिए बोल देगा और हाथ वहां से वापस आ जाएगा। तो मतलब वहां से अब नेक्स्ट जो उसका एक्साइटेशन है वो रुक जाएगा। फिर से अगर कोई मान लीजिए कोई अगर हाथ के नीचे लाइटर जला देता है तो आपको जलेगा, जलन महसूस होगा। जलन कैसे महसूस होगा, तो वहां का न्यूरॉन सेल्स एक नॉर्मल अवस्था से एक्साइटेशन अवस्था में चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, तो वो पता चलेगा अच्छा कुछ स्टिमुलेशन हुआ है, कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, और उस चीज को फिर से आपको ब्रेन में कंडक्ट कर देगा और ब्रेन प्रोसेस करने के बाद फिर से वो मैसेज आया कि नहीं हाथ को पुल बैक करिए, हाथ जल जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक है एक्साइटेबिलिटी और दूसरा है कंडक्टिविटी। तो अब हम लोग बात करते हैं इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कि न्यूरॉन्स इतना अच्छा दो काम कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स में दो चीजें हम लोग को प्रेजेंट रहता है। दिस न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट। कौन कौन सा, तो पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं, सेल बॉडी, और इसको हम लोग साइटोन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है एक्सोन पार्ट, यानी अभी हम लोग देखेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर स्टार शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हम बना दिए आपके, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए। तो अब इसमें साइटोन क्या है, एक्सोन क्या है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग का ये पोर्शन जो है स्टार शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अलावा ढेर सारे अंदर में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसके अंदर में एक खास टाइप का ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेगा, इसमें आरबीसी ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनल्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं उसको, जो कि बिल्कुल राइबोसोम की तरह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये जो हम लोग प्रोजेक्शन देख रहे हैं छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो लॉन्ग प्रोसेस नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन बोलते हैं। और एक्सोन को देखिएगा तो एक्सोन में कुछ ऊपर से एक लेयर प्रेजेंट रहता है, शीट प्रेजेंट रहता है, उस शीट को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट बोलते हैं, माइलिन शीट, कवर किया हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए माइलिन शीट के बीच में गैप प्रेजेंट है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं,
नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या कि ये जो माइलिन शीट है इसका प्रोडक्शन कौन करता है, तो यहाँ पर एक सेल्स प्रेजेंट रहता है, उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं सचान सेल्स बोलते हैं, सचान सेल। तो सचान सेल ही ये माइलिन शीट का प्रोडक्शन करता है। माइलिन शीट और है क्या, ये फैटी लेयर्स है, ठीक है, फैट का लेयर डिपॉजिट कर देता है कि ताकि इस एक्सोन को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है। जितना भी इंफॉर्मेशन इसके पास आएगा साइटोन के पास, उसको वो नेक्स्ट आगे न्यूरॉन्स को बढ़ाने का काम करेगा, देगा। तो ये इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। अगर ये खराब हो जाएगा तब तो इंफॉर्मेशन जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन सेल के पास क्या नहीं प्रेजेंट रहता है, इसके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, और सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। यानी एक बार न्यूरॉन सेल्स अगर खराब हो गया तो वो फिर पूरा दोबारा जिंदगी भर में नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन भी जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन में क्या है, ये फनल के शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन हिलॉक बोलते हैं, एक्सोन हिलॉक। जैसा हम लोग का गर्दन है ना, ठीक उसी तरीके से सर से जुड़ा हुआ गर्दन और नीचे हमारा ट्रंक वाला पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट है। तो ये जो जुड़ा हुआ एक्सोन जहाँ से जुड़ा हुआ है गर्दन वाला पार्ट है, उसको हम लोग एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें सेल बॉडी में है, तो क्या चीजें इसमें प्रेजेंट रहेगी। तो यानी सेल बॉडी या साइटोन कंटेन्स न्यूक्लियस, कंटेंट्स अभी हम लोग बात किए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि यहाँ पर देखिए इस सेल बॉडी से ही हमारा डेंड्राइट्स जुड़ा हुआ है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी एक्सटेंडेड आउट, एक्सटेंडेड आउट two kinds of processes, two kinds of प्रोसेसेस, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ कुछ दो टाइप का, एक छोटा छोटा एक बड़ा, बड़ा वाला को बोल दिए एक्सोन और छोटे छोटे बाद वाले को बोल दिए डेंड्राइट्स, ठीक है। तो हम टू प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स एंड एक्सोन, ठीक है। ये दो प्रोसेस इससे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डेंड्रॉन्स ये है क्या, तो डेंड्रॉन्स आर द शॉर्ट प्रोसेसेस, ये शॉर्ट प्रोसेसेस है बाहर की तरफ निकला हुआ। और वहीं पर जो एक्सोन है, ये क्या है एक्सोन, एक्सोन जो है वो लॉन्ग प्रोसेसेस है, दिस आर लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ये शॉर्ट प्रोसेस है, बट ये क्या है डेंड्रॉन्स, दे आर ब्रांच्ड, इसमें ब्रांच्ड बहुत सारे ब्रांचेस निकला हुआ है। लेकिन एक्सोन क्या है, दे आर नॉन ब्रांच, यानी दिस आर अनब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज हम लोग बात बोले, तो हम लोग माइलिन शीट और नोड ऑफ रेनवियर की बात किए, उसकी बात भी कर लेते हैं। तो यानी एक्सोन, एक्सोन की बात कर रहे हैं, एक्सोन इज यूजुअली लॉन्ग अनब्रांच्ड प्रोसेसेस दैट आर कवर्ड, एक्सोन आर कवर्ड बाय ए फैटी शीट, फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है माइलिन शीट, ये जस्ट हम सब डायग्राम में बतला दिए, ठीक है ना, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या बोले कि दिस माइलिन शीट इज नॉट कंटिन्यूअस, माइलिन शीट इज नॉट कंटिन्यूअस फैशन, नॉट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर ब्रोकन, दे आर ब्रोकन at intervals, intervals by node of Ranvier, node of Ranvier, ठीक है। ये जिसको हम लोग जहाँ पर कटा हुआ रहता है, इंटरवल प्रेजेंट रहते हैं, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोल दिए, नोड ऑफ रेनवियर बोल दिए, ठीक है।
अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स प्रेजेंट कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, तो ये हम लोग को पूरा ब्रेन सिस्टम इसी से बना हुआ है, यानी दिस इज प्रेजेंट इन ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इसी से बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, जितना भी नर्व फाइबर्स या नर्व्स है सब का सब न्यूरॉन से ही बना हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन का, तो फंक्शन तो हम लोग देखेंगे क्या चीज है, ये एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी का काम करता है। मतलब कि दिस दे विल यानी न्यूरॉन्स विल प्रोवाइड द quickest means of communication within the body and help the body to give quick response ठीक है, जैसे अभी आपको कोई बुलाया और तुरंत उधर पलट के देखिए, मतलब आपको किसी को बोलना और आपके कान रिसीव किया, मैसेज गया ब्रेन तक, ब्रेन रिस्पॉन्ड किया और तुरंत आप उधर की ओर देख लिए, ये क्विक रिस्पॉन्स हुआ। इसके बाद और क्या काम करता है कि दे आर हेल्प टू रिसीव एंड कंडक्ट सेंसेशन in the form of electrical impulse, यहाँ पर कंडक्शन हम इसलिए आपको नहीं बताया कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, इसलिए आपको 10th में इसको पढ़ना है डिटेल से, इसलिए 10th में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और बात बतलाते हैं, क्या इसका फंक्शन तो देखिए। तो हम लोग ये एक बात की कि ये न्यूरॉन्स है, इस तरीके से ये लेकर गया, कंडक्ट कर दिया, और ये हम लोग एक्सॉन टर्मिनल जो कि एक बल्ब के समान है, तो ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ेगा, तो दोनों ये यहाँ पर क्या हो गया, न्यूरॉन 1 और इधर हो गया न्यूरॉन 2। ठीक है, तो जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स यानी साइनैप्स का मतलब क्या हुआ, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक न्यूरॉन से जुड़ता चला जाएगा और मैसेज का कंडक्शन होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरा इस टिश्यू चैप्टर को बढ़िया से देखा, प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल से देखा, एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल से देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया और चैप्टर हमारे तरफ से होता है फिनिश। अब इसके बाद भी अगर किन्हीं को डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।